नमस्कार। अगला स्वयं हिंदी कक्षा में मैं सुनीति मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, आजकल हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की क्षितिज और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ उसका 14वां पाठ, चंद्र गहना से लौटती बेर, जिसके कवि हैं श्री केदारनाथ अग्रवाल। बच्चों, चंद्र गहना से लौटती बेर कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति इसका बड़ा ही गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। वह चंद्र ग्रहणा क्या है? एक स्थान का नाम है। वहां से जब वो लौट रहा है तो लौटते हुए उसके जो है तो वो बेसिकली किसान, तो उसके किसान मन में खेत खलियान, प्रकृति, परिवेश, इन सब के प्रति एक अजीब सा स्नेह है। तो वो उसकी तरफ बहुत आकर्षित हो रहा है। कविता में उसने बड़ी सुंदर सुंदर कल्पनाएं की है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको पढ़ने में भी बहुत रस मिलेगा और बड़ा असाधारण सा सौंदर्य जो उन्होंने व्यक्त किया है। तो जब आप उन पेड़ पौधों को देखेंगे तो आपके दिमाग में एक बार जरूर केदारनाथ अग्रवाल जी की ये जो कल्पना है वो अवश्य आएगी। ठीक है, तो आइए, मानवीकरण अलंकार के साथ ही ये कविता है। मतलब लगभग जितनी भी प्रकृति है उसका मानवीकरण किया गया। मानवीकरण क्या होता है कि मानव के रूप में चित्रित करना। तो चलिए पढ़ते हैं। चंद्र गहना से लौटती बेर, देख आया चंद्र गहना, देखता हूं दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। अब क्या हुआ? कह रहा मैं चंद्र गहना से लौटता हुआ वापस आ रहा हूं। फिर अचानक से मैं बीच में रुक गया। तो अब क्या देख रहा है? मेड़ क्या होती है? जो खेत है उसकी मुंडेर पर किनारे पे बैठ के मैं खेत पे अकेला बैठ गया। क्यों? क्योंकि वहां के प्राकृतिक दृश्य ने हमारे कवि को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया। एक बित्ते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। अब ये क्या बता रहा है कि जब वो वहां पे अकेला बैठा हुआ था तो उसने अचानक से क्या देखा कि चने का एक ठिगना सा बालिश्त भर का पौधा, बालिश्त क्या होता है? एक हाथ का। तो इतना ठिगना सा पौधा वहां पर खड़ा हुआ है और हर जो चने का पौधा कैसा है? हरे रंग का है और उसके ऊपर क्या हुआ कि गुलाबी रंग का फूल खिला हुआ था। इधर चने का पौधा, इधर गुलाबी रंग का फूल खिला हुआ है। तो कवि क्या कह रहा है, कल्पना क्या कर रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो ठिगने चने ने अपने सिर पर गुलाबी रंग का साफा बांधा हुआ है और वो सज धज के खड़ा है। जैसे कहीं जाने के लिए जब हम कहीं जाते हैं, आप देखते हो ना, जो दूल्हे के तरफ के बाराती होते हैं वो गुलाबी रंग का, या जो भी मेन चीफ गेस्ट टाइप के लोग होते हैं वो आप देखते हो शादी में गुलाबी रंग की पगड़ी बांध के खड़े होते हैं। तो कह रहा है ये इसी तरह से ऐसा लग रहा है जैसे किसी उत्सव के लिए तैयार होकर खड़ा है। तो बहुत प्यारी कल्पना है ये। फिर दूसरा दृश्य क्या है? पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली। तो ये क्या कह रहा है? और पास ही में क्या पड़ा हुआ है? एक अलसी का पौधा, अलसी का पौधा लगा हुआ है। और वो कैसा लग रहा है? वो ऐसा लग रहा है अलसी का पौधा जो चने के पौधे के पास ही है कि जैसे वो बड़ा हटीला पौधा है। वो हटीली है, वो एक नायिका है। नायिका मतलब एक बड़ी सुंदर स्त्री है, लड़की है और बड़ी दुबली पतली सी है और उसकी कमर बड़ी पतली कमर है, बड़ी लचीली सी कमर है और वो कमनीय नायिका के समान है। क्यों? क्योंकि जो अलसी का पौधा है वो बड़ा कमजोर सा होता है, तो वो ऐसे लचक के खड़ा हुआ है। तो कवि की कल्पना क्या है कि वो एक कोई बड़ी प्यारी सी बड़ी पतली कमर वाली लड़की है। अब उसके सिर पे क्या है? नीले फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। और उसने क्या कर रखा है? उसके सिर पर नीले रंग के फूल हैं अलसी पे। और कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वो कह रही है कि जो भी मुझे छुएगा मैं उसको अपने हृदय का दान दे दूंगी, यानी मैं उसी से प्रेम करने लगूंगी। तो ये उसका समर्पण भाव यहाँ व्यक्त हो रहा है। तो ये हुई बच्चों हमारी चने की कल्पना। अलसी का पौधा कैसा है? बड़ा लचीला होता है, मैंने आपको बताया कमजोर सा होता है। और क्या हो रहा है इसमें कि इसमें चने के बीज उगते हुए उसको हटीली सी नायिका के रूप में दिखाया गया है। आगे चले। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार है और खड़ी बोली का प्रयोग है। अगला पद्यांश। और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। अब वो क्या कह रहा है कि अब उसकी दृष्टि जाती है सरसों के पौधे पर। तो वो क्या कह रहा है? लो जी, ये तो बड़ी सयानी हो गई है, यानी ये तो विवाह के योग्य हो गई है। क्यों? क्योंकि
उसके हाथ पीले हैं। मैंने आपको बताया था अभी पहले भी पंत की कविता में भी कि सरसों के पीले पीले फूल खिले हुए होते हैं। तो कह रहा है जो उसके पीले पीले फूल हैं, उसकी कवि की कल्पना क्या है कि ये सयानी हो चुकी है, इस वजह से अब ये विवाह के योग्य प्रतीत होती है, इसलिए इसके हाथ पीले कर देने का समय आ चुका है। हाथ पीले, इसलिए उसके हाथ पीले हैं। ब्याह मंडप में पधारी फाग गाता मास फागुन, और वो कह रहा है कि ऐसा लग रहा है मानो कोई स्वयंवर चल रहा हो, और आ गया है आज कैसे देखता हूं मैं, स्वयंवर हो रहा है प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। और कवि को क्या लग रहा है, कह रहा है ऐसा लग रहा है मुझे तो यहाँ पे जैसे स्वयंवर चल रहा हो। सरसों ने अपने हाथ पीले कर लिए क्योंकि वो सयानी लड़की जैसी दिखाई दे रही है मुझको, और विवाह मंडप में आके बैठ गई है। और जो फागुन है वो ऐसा लग रहा है कि फाग के गीत गा रहा है, क्योंकि फागुन आने से क्या होता है कि सब जगह गीतों का, जो औरतें हैं आसपास गीत गाने लगते हैं, गांव के लोग गीत गाने लगते हैं। तो यार मुझे तो इतना प्यारा लग रहा है ये सारा दृश्य, प्रकृति का आंचल मानो हिल हिलकर अनुराग प्रेम पैदा कर रहा है मेरे अंदर, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आज प्रकृति का स्वयंवर हो रहा हो। जो किसका स्वयंवर हो रहा है, ये सरसों का, क्योंकि उसकी शादी की, उसके विवाह की तैयारियां चल रही है। बहुत ही सुंदर कल्पना कवि की गई है। इस विजन में तीसरा देखिए, इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। अब वो कह रहा है इस खुले वातावरण का चित्रण करते हुए कवि क्या बताता है, विजन मतलब सुनसान, कह रहा है यहां सुनसान है और दूर व्यापारिक नगर से, यानी कोई अन्य व्यक्ति भी यहाँ नहीं है, यानी ये स्थान व्यापारिक गतिविधियों से सर्वथा दूर है। क्यों? सॉरी, क्योंकि यहाँ प्रेम की प्रिय भूमि है, यहाँ पर प्रेम की भूमि है जो कि बहुत अधिक उपजाऊ है, यानी प्रेम पैदा करने वाली भूमि है। गांव के लोग बड़े प्रेमी होते हैं। और पैरों के तले है एक पोखर, पोखर क्या होता है, छोटा तालाब कह रहा है, और मेरे पैरों के नीचे क्या है, एक बड़ा सुंदर सा तालाब, छोटा सा तालाब दिखाई दे रहा है। उठ रही इसमें लहरियां, लहरियां मतलब उस तालाब में रह रहकर लहरें उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास बुरी, ले रही वह भी लहरियां। कह रहा अब जब नीले तालाब में लहरें उठ रही हैं तो मैं ये देख रहा हूँ तालाब में नीचे घास उगी हुई है, और जो आपने देखा होगा जब पानी तेजी से लहराता है तो नीचे की घास भी तेजी से हिलने लगती है। तो कह रहा है ये दोनों दृश्य मिलकर और अधिक सुषमा और अधिक जो सुंदरता आभा पैदा कर रहे हैं और मेरे मन को बहुत भा रहे हैं। अगला देखते हैं, एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चकमकाता। अब कवि जो है प्राकृतिक दृश्य का वर्णन करते हुए बता रहा है कि एक नदी जो है वो चांदी के गोल खंबे के समान प्रतीत हो रही है, यानी आंखों को चकमकाता, यह आंखों को चमक प्रदान करने वाला है। कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी। आपने देखा होगा नदी के किनारे बहुत सारे पत्थर पड़े रहते हैं, और जहां साफ पानी होता है तो चुपचाप पत्थर, ऐसा कवि की कल्पना क्या है कि मानो ये पत्थर चुपचाप पड़े रहकर पानी पी रहे हो। कह रहा प्यास जाने कब बुझेगी, कह रहा मुझे नहीं पता इन पत्थरों की प्यास कब बुझेगी, तो शांति से इसका पानी पी रहे हैं, पानी पी नहीं रहे, वो पड़े हैं। तो कवि ऐसी कल्पना कर रहा है कि वो पानी पी रहे हैं। चुपचाप चुप खड़ा बगुला डुबाए टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है, चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता है। बगुला कहते हैं ना, बगुला भगाता है। बगुला क्या होता है, ये क्या करता है, एक टांग पे खड़ा हो जाता है और एक आंख बंद कर लेता है, तो सब सोचते हैं बड़ा ध्यान मग्न खड़ा है, इसका तो ध्यान ही नहीं है। लेकिन जैसे ही उसको कोई मछली दिखती है पानी में से जाती हुई, वो तुरंत से अपनी चोंच डुबाता है, उस मछली को खा जाता है। तो बगुले को हम लोग बहुत श्रेष्ठ प्राणी नहीं मानते। हंस कहते हैं ना, हंस और बगुले में फर्क होना चाहिए, करना आना चाहिए। तो वो क्या होता है, जो बगुला है वो इसी तरीके की चाल चलता है, इसलिए हम बगुले को के लिए कहते हैं कि भाई ये तो चालबाज है। तो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, चुपचाप एक टांग जल में डुबा के खड़ा रहता है। जैसी मीन मने मछली, जैसे कोई चंचल मछली को देखता है तो जो वो सोच रहे होते हैं कि ध्यान में खड़ा हुआ है, ध्यान निद्रा त्यागता है, मतलब एकदम से अपनी नींद त्याग के उस मछली को चटाक से उठाता है और चट से अपनी चोंच में दबा देता है और गले के नीचे निगल जाता है। तो ये बता रहा है कि किस प्रकार प्रकृति में जो विभिन्न पशु पक्षी हैं वो किस प्रकार से उसका आनंद ले रहे हैं। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर, एक उजली चटुल मछली। अब पहले देखते हैं चिड़िया।
एक कह रहा है मैंने नदी की ओर निहारते हुए क्या देखा कि वहां पर एक काले माथे वाली, काले सिर वाली चालाक चिड़िया अपने सफेद पंखों को पसारकर नदी के भरे हुए जल पर टूट पड़ती है। अब उसके टूट पड़ने का कारण क्या है? टूट पड़ती है भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर। तो क्या कर रहे हैं कि उसने क्या देखा कि वहां पे कोई मछली दिख गई उसको, तो उसने अपनी पीली चोंच में उस मछली को दबाया और दूर आकाश में वो दूर उड़ती है गगन में और दूर आकाश में उड़ जाती है। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ जाना नहीं है। और यहाँ से थोड़ी सी ऊंची भूमि शुरू हो गई है और यहीं से रेल की पटरी गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यहाँ अभी किसी भी रेल के आने का समय नहीं है, इस वजह से मैं स्वच्छंद होकर रेल की पटरी के आसपास बड़े प्रेम से घूम सकता हूँ। और वो बड़ा स्वच्छंद अपने आप को महसूस कर रहा है, कह रहा है क्योंकि मुझे अब कहीं भी नहीं जाना है। वहां से लौटते हुए प्रकृति के वातावरण में इतना खो गया कि उसका वापस आने को मन ही नहीं कर रहा और वो पूरा आनंद ले रहा है। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली हैं बांझ भूमि पर। अब चंद्रगहना गांव से लौटते समय कवि को क्या दिख रहा है? प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन कर रहा है, हम आपको बार बार बता रहे हैं। तो चित्रकूट की पहाड़ियां जो अनगढ़, अनगढ़ मतलब जो ऐसे बहुत गड़ी नहीं हुई है, मतलब कोई ऊंची है कोई नीची है, पर फिर भी उनका जो वो है दृश्य है वो अत्यंत मनोहारी है। वे पहाड़ियां दूर दूर तक फैली हुई है। कहा? यहाँ की जो भूमि है वो बंजर है। इधर उधर रीवा के पेड़ और इधर उधर रीवा के पेड़ खड़े हुए हैं, कांटेदार कुरूप खड़े हैं, यानी वो उनमें कांटे भी हैं और वो बड़े देखने में भी सुंदर नहीं है। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता सुग्गे का स्वर। कह रहा लेकिन यहाँ पर उसे क्या मीठा मीठा सुनाई दिया? कह रहा मुझे मीठा, सुग्गा होता है तोता, कह रहा तभी मुझे तोते का बड़ा मीठा मीठा स्वर सुनाई दिया। कैसे बोल रहा है वो? टैं 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 सुन पड़ता है, वन स्थली का हृदय चीरता उठता गिरता, सारस का सर टिरंटो टिरंटो। तो बता रहा है कि किस प्रकार से वनस्थली का, वनस्थली मतलब जो वन का स्थल है, उसका सीना चीरते हुए इन लोगों की जो पक्षी है उनकी आवाज गूंज रही है। ठीक है, तो ये तोते की आवाज और सारस की आवाज, तो इसमें सब में क्या है बच्चों? इन सब में भी पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और दूर दिशाओं द द की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार की छटा है। चले आगे। मन होता है उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग जहां जुगुल जोड़ी रहती है। अब ये जो अंतिम पद्यांश है हमारा, देखिए इसको, मन होता है उड़ जाऊं मैं, वो क्या कह रहा है कवि कि मैं भी, मेरा मन क्या कर रहा है कि मैं भी सारस की जोड़ी के साथ कहीं उड़ जाऊं पंख फैलाकर। जुगुल माने क्या होता है? पेयर, मतलब जहां पर ये दोनों जोड़े से साथ में रहते हैं। हरे खेत में सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। कह रहे जहां ही रहते हैं ना, मेरा दिल करन के साथ ही उड़ जाऊं और इनके घोंसले में जाकर इनकी प्रेम कहानी सुनो कि ये क्या कहानी एक दूसरे को सुना रहे हैं। क्योंकि प्रकृति का जो उन्मुक्त वातावरण है वो प्रेम के विकास के लिए बहुत उपयुक्त है। तो कवि भी इतना आनंद मग्न हो गया, उन पशु पक्षियों के प्रेम में इतना खो गया है, कह रहा मैं इनकी प्रेम कहानी सुनना चाहता हूँ कि मैं भी इनके साथ पंख फैलाकर कहीं उड़ जाऊं और इनके घोंसले में जाके बैठ जाऊं। ठीक है, तो चुप्पे चुप्पे में क्या है? फिर से बोलूंगी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, 2 बार उसकी आवृत्ति के कारण। और यहाँ पर ये जो है हमारी प्रकृति से संबंधित ये कविता थी जो कि हमें केदारनाथ अग्रवाल जी द्वारा रचित है। और इस कविता का बस बहुत ही संक्षेप में मैं आपको प्रतिपाद्य बताना चाहती हूँ। हर कविता का प्रतिपाद्य आप अवश्य करके जाएंगे, ये ध्यान रखना। प्रतिपाद्य आता है आप कविता कर लेंगे। तो इसमें क्या है कि मनमोहक चित्रण है काम की, जो प्रकृति के वातावरण का, और साधारण सी चीज जो प्रतीत होती है हमें, वो भी कवि की दृष्टि में असाधारण सौंदर्य लिए हुए है। उसने चने का, अलसी का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। और इसके अलावा सरसों को लड़की के रूप में दर्शाया है कि वो सयानी हो गई है। इसके अलावा जो उसने वो बगुले वाली बात कही, इसके बाद उसने जो ये कहा है कि हंसों की जोड़ी में मेरा दिल करा, तोते और सारस की बात करी है। और इस सारस की जोड़ी के साथ तो खुद ही उड़ के रह जाना चाहता है। तो प्रकृति का चित्रण बहुत हृदयहारी बन पड़ा है। ठीक है, तो आप इस पाठ को अच्छे से करके जाइएगा, इम्पोर्टेंट है, ये काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो अब मैं आपसे आज्ञा लेती हूँ।
अब हम मिलेंगे फिर से अगले पार्ट में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।